कहानी की शुरुआत में हमें एक जादूगर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माजो था। वो अपने दोस्त के साथ मैजिक शो कर रहा था। वो सड़कों पर यूं ही शो किया करते थे। उनकी मैजिक ट्रिक्स काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ खड़े लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी माजो देखता है कि सभी लोगों के बीच एक लड़की खड़ी है जो उसे बहुत अजीब लग रही थी। माजो उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो एक पुरानी अलमारी के सामने रुक जाती है। यहाँ माजो को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो एक अलमारी से आत्मा को बाहर निकालेगा और फिर उसे अपने जादू से लोगों से दूर कर देगा। और क्या पता लोगों को ये मैजिक ट्रिक पसंद आ जाए। अब वो उस अनजान लड़की के पास जाता है जिसका नाम कैंग था। वो उसे अपने शो में काम करने के लिए ऑफर करता है। कैंग को भी काम की जरूरत थी, इसलिए वो उसे मना नहीं करती। फिर माजो को दिखाया जाता है जो एक हॉल में अपना शो कर रहा था। इस बार उनके शो को देखने के लिए बहुत लोग पहुंचे थे। वो वहाँ एक अलमारी पर अपना मंत्र पढ़ता है। जब वो अलमारी उसके मंत्र से खुलती है, वो उस पर एक काला कपड़ा फेंक देता है। वो काला कपड़ा भूत बनकर हवा में उड़ने लगता है। माजो उस भूत से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो बोलता है, अपनी मौत का बदला लेने। इन्हीं लोगों में से एक मेरा कातिल है। ये बात सुनकर शो में आया हर शख्स डर जाता है। अब वो भूत एक लड़की की ओर इशारा करता है। जैसे ही वो उस लड़की की ओर इशारा करता है, काले कपड़े में वो भूत उसे पकड़ लेता है। अब वो भूत गायब हो चुका था, लेकिन वो लड़की उस कपड़े में लिपट जाती है। माजो फिर एक कुल्हाड़ी लाता है और फिर एक मंत्र पढ़ता है और फिर वो उसे मारता है। उस कपड़े में लिपटी लड़की नीचे गिर जाती है। वो अलमारी भी बंद हो जाती है। माजो ने जब उस कपड़े को हटाया तो वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी। तभी पीछे से माजो के साथी आते हैं और अलमारी को कपड़े से ढक देते हैं। जब माजो ने उस कपड़े को हटाया तो अलमारी गायब थी। लड़की दर्शकों में बैठी वापस आ जाती है। माजो के शो को लोगों ने बहुत पसंद किया। शो खत्म होने के बाद देखते हैं कैंग, जिसने उस भूत का रोल निभाया था, और लोगों के बीच बैठी लड़की भी उनकी टीम की मेंबर थी और माजो की बहुत अच्छी दोस्त थी। काम खत्म होने के बाद कैंग वहाँ से जाने लगती है। माजो उसे रोकता है और सबके साथ बाहर जाने के लिए पूछता है, लेकिन कैंग उसे मना कर देती है और घर चली जाती है। जब कैंग घर आती है तो वो अपनी माँ से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अकेली रहती है। आज उसका जन्मदिन था। वो अकेली बैठी केक खा रही थी। कैंग ने अपने घर में एक टेंट भी बना रखा था जिसमें वो इसलिए सोती थी क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और वो इस तरह अकेले सोने में डरती थी। कैंग जब टेंट में सोने जाती है तो उसे लगा जैसे कोई उसकी टेंट की जिप खोल रहा है। वो अपने सामने दो मरे हुए बच्चों को देखती है। उसके बाद हम कैंग को सड़क किनारे देखते हैं जहाँ उन दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। फिर कैंग ने पुलिस को फ़ोन किया। वो पुलिस को कहती है कि एक आदमी बहुत नशे में था और शराब के नशे में कार चलाते हुए उसने इन बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया है, क्योंकि ये बात उन दो बच्चों ने बताई थी जो मर चुके थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कैंग मरे हुए लोगों को देख सकती है। अगले दिन कैंग शो के सेट पर थी तो वो अकेले खाना खा रही थी। माजो का दोस्त उसे बड़े गौर से देख रहा था। ये बात कैंग को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी माजो वहाँ आता है और उसे रोकता है। वो उससे पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो बोलती है, अपने घर। माजो बोलता है, नहीं, तुम आज नहीं जा सकती। तुम रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती हो। आज तुम्हें हमारे साथ रुकना होगा। चलो, हमारी पूरी टीम खाना खाने जा रही है, तुम भी चलो। माजो के बहुत मनाने के बाद कैंग राजी हो जाती है और उनके साथ चली जाती है। अब जब वो वहाँ खाना खा रहे थे तो माजो का दोस्त सबको बता रहा था, क्या तुम सब जानते हो, कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई। वो मुझे डांट रही थी और उसने यह भी कहा कि जब मैं जिंदा थी तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। कैंग जब ये बात सुनती है तो बहुत हंसती है। वो बहुत नशे में थी और अजीब हरकतें कर रही थी। वो माजो के पास बैठती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। वो माजो के शर्ट को पकड़ती है और उसे फाड़ देती है। फिर वो सबसे माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके व्यवहार से उसकी टीम के सभी लोग बहुत हैरान थे। अगले दिन दिखाया गया है कि माजो की दोस्त कहीं जा रही थी। जब वो एयरपोर्ट से वापस आ रहा था उसे कैंग का फ़ोन आता है। वो उससे रात के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। बातचीत के दौरान कैंग को अपने घर की पेंटिंग से चीखने की आवाज़ आती है। जब वो उस ओर देखती है तो उसमें से एक आत्मा निकलकर उसे डरा रही थी। बेचारी कैंग डरी हुई अपने घर में एक तरफ बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके घर के दरवाजे की आवाज़ आती है। उसने जाकर देखा तो उसका बॉस माजो वहाँ था, क्योंकि उसने फ़ोन पर उसके चीखने की आवाज़ सुनी थी और इसी वजह से वो उसे घर देखने आता है। कैंग के घर में उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, 2 दिन पुराने केक को छोड़कर। वो उसे अपने हिसाब से डेकोरेट करके उसके सामने रखती है। जब माजो वहाँ से जाने लगता है तो उसे सामने एक बच्चा दिखाई देता है जो कोने में छिपा हुआ था। जब वो कैंग से इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वह बच्चा उसके पड़ोस में रहता है और शायद यहाँ हाइड एंड सीक खेल रहा है। माजो कहता है, चलो उसके साथ खेलते हैं, लेकिन जब उसने उसे फिर से वहाँ देखा तो बच्चा गायब था। फिर कोने में उसे वही बच्चा दिखाई देता है। वो कैंग के साथ वहाँ छिप जाता है। जब वो बच्चे को डराता है तो वो बहुत तेजी से भागता है। माजो भी वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद कैंग ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है, मेरे बॉस मेरे घर आए थे। वहाँ माजो रात में अपने घर में सो रहा था, तभी कोई उसके बेड पर उसके पास से गुजरता है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। लाइट जलाकर देखता है तो उसके घर में वही बच्चा था जिसे उसने कैंग के घर में देखा था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वो बच्चा
उसके पीछे खड़ा था ये देखकर और गिरते पड़ते घर के बाहर आता है और कैंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर पर है। कैंग शराब लेकर माजू के घर आती है और कहती है पहले थोड़ा इसे पी लो, तब तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। वह उसके कान में कहती है मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और वो बच्चा हमसे कुछ कहना चाहता है। अब वो दोनों फिर से घर के अंदर चले जाते हैं। वो बच्चा फिर माजू के कंधे पर हाथ रखता है। जब कैंग अपना हाथ उस बच्चे के हाथ पर रखती है तब उसे एक विजन आता है। जब वो उस विजन वाली जगह पर जाते हैं तब वो देखते हैं एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है। उस औरत का बच्चा मर चुका था लेकिन वो औरत अभी भी जिंदा थी। माजू जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करता है। एम्बुलेंस बच्चे और उसकी माँ को ले जाती है। एम्बुलेंस के जाते ही बच्चा कैंग और माजू को शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी माँ की जान बचाई और गायब हो जाता है। जिसके बाद कैंग माजू को नदी के किनारे ले जाती है और उसे बताती है तुम्हें पता है कुछ साल पहले मैं मर चुकी थी, यानी कुछ देर के लिए मेरी सांसें थम गई थी। जब मैं स्कूल बस में जा रही थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं थोड़ी देर के लिए मर गई थी। किसी तरह मुझे बचा लिया गया लेकिन मेरी दोस्त मर गई। उसके बाद मुझे अपनी मरी हुई दोस्त और बाकी मरे हुए लोगों की सोल दिखाई देती है, जिसके बाद से सभी मुझसे दूर रहने लगे, यहाँ तक कि मेरी माँ और बहन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सब बताकर कैंग नदी के किनारे जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम मुझे कब तक अकेले रख पाओगी? मेरे बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन हैं, उन्हें मुझसे कैसे दूर करोगी? दरअसल उन लोगों को कैंग के दोस्त का भूत दिखाई देता था जो उसके साथ रहते थे और इसी डर की वजह से कोई भी कैंग के साथ रहना नहीं चाहता था। इधर माजू भी कहता है घटिया चुड़ैल, तुम मेरे होते हुए कैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कैंग और माजू एक बार में जाते हैं जहाँ कैंग फिर से बहुत ज्यादा शराब पीती है। माजू उसे घर छोड़ने के लिए कहता है लेकिन कैंग अपने घर में जाने से मना कर देती है, इसलिए माजू उसे अपने घर ले जाता है। जब वो रात को सो रहे थे तभी माजू के फेस पर पानी गिरता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब वो ऊपर देखता है तभी छत पर कैंग की दोस्त की आत्मा उठ रही थी जो उसे डरा रही थी। कैंग माजू की आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है उस तरफ ध्यान मत दो, उसकी ओर मत देखो, वो चली जाएगी। पर माजू बहुत डरा हुआ था इसलिए कैंग उसके लिए एक टेंट बनाती है। ये दोनों अब उसी टेंट में सो रहे थे। सुबह माजू की दोस्त आ जाती है जो काम के सिलसिले में कहीं गई हुई थी। माजू और कैंग को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कैंग को बहुत बुरा भला कहती है। माजू उसे चुप रहने को कहता है। कैंग को माजू की दोस्त की बात बहुत बुरी लगती है। कैंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब माजू की टीम अपने अगले शो की तैयारी कर रही थी कैंग वहाँ नहीं आती है। माजू बहुत उदास था। जब कैंग अपने घर की सफाई कर रही थी उससे मिलने के लिए उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स आते हैं। वो उसके लिए खाना लाई थी। कैंग उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब वो खाना खाती है और बहुत सारी बातें करती हैं। तभी माजू का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, वो उससे मिलना चाहता है। अब रात में कैंग तैयार होकर माजू से मिलने जाती है तो रास्ते में वो एक मैजिक शो देखने के लिए रुक जाती है। तब उसे भीड़ में अपने दोस्त की आत्मा दिखाई देती है। उससे बचने की कोशिश में वो स्टेज पर गिर जाती है जहाँ उसके पीछे बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी माजू वहाँ आता है। वो उस डरावने पल को शो का हिस्सा बना देता है जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो कैंग उससे कहती है मुझे सच बताओ, क्या आप मेरी वजह से परेशान हो या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? माजू कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? दरअसल मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद कैंग उसे अपने घर ले जाती है। सुबह जब माजू अपने घर जा रहा था जाते समय कैंग की दोस्त की आत्मा उसे देखती है। रास्ते में माजू की गाड़ी का क्रेन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच जाता है। हैरान करने वाली बात यह थी क्रेन के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। जब माजू गाड़ी से बाहर आता है तभी एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड उसकी ओर गिर जाता है। जब कैंग अपने घर की सफाई कर रही थी उसे एक लॉकेट मिलता है जो उसके दोस्त का था। वो लॉकेट लेकर हॉल में जाती है जहाँ माजू परफॉर्म कर रहा था, इसलिए वो जादू देखने वाले लोगों के बीच बैठ जाती है। जब अलमारी खुलती है उसमें से एक काले कपड़े वाला भूत निकलता है। जब माजू उससे उसके कातिल के बारे में पूछता है तो वो पहले कहीं और इशारा करती है लेकिन बाद में वो कैंग की ओर इशारा करती है। वो उसे अपने साथ अलमारी में ले जाती है। सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि जादू उनके शो का हिस्सा नहीं था। सभी हैरान थे। जब माजू अलमारी खोलता है इसमें कैंग वाटर एक्वेरियम में बंद थी। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो कुल्हाड़ी से एक्वेरियम को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो हवा में उड़ता है और नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब कैंग एक्वेरियम में थी वो लॉकेट निकालती है और अपनी दोस्त को देने लगती है। कहानी यहाँ फ्लैशबैक में जाती है उसी दिन जब कैंग की स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था। असल में कैंग और उसकी दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। कैंग के दोस्त के पास ये लॉकेट था जो कॉस्टली था लेकिन कैंग को भी यह लॉकेट बहुत पसंद था। थोड़ी देर के लिए वो अपने दोस्त से इसे पहनने के लिए कहती है। जैसे ही वो उस लॉकेट को पहनती है उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी बच्चे नदी में गिर गए थे। जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला वो परेशान थे कि इसका इलाज पहले किया जाए क्योंकि इस समय वो केवल एक ही व्यक्ति की जान बचा सकते थे। जब उन्होंने कैंग के गले में हार देखा वो समझ गए कि वो एक अमीर परिवार से है और इसीलिए उसकी जान पहले बचाई। लेकिन कैंग की दोस्त मर चुकी थी। फिर जब कैंग को अस्पताल ले जाया गया
डॉक्टर्स ने लॉकेट निकाल दिया और कैंग की माँ को दे दिया। वो उसे रख कर भूल गई और अब इसी लॉकेट की वजह से कैंग की दोस्त उसके पीछे थी। उसकी आत्मा भटक रही थी। अब हम प्रेजेंट सीन को फिर से देखते हैं, जहाँ कैंग अपनी दोस्त को लॉकेट पहना देती है। जैसे ही वो लॉकेट पहनाती है, वो एक्वेरियम से बाहर आ जाती है, लेकिन माजू अब भी बेहोश था। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है और माजू को इस हालत में देखती है, वो उससे दूर जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके होश में आने के बाद जब माजू को इस बात का पता चलता है तो वो उसे कॉल करके रोकता है, लेकिन कैंग नहीं रुकती। अब जब कैंग इस शहर को छोड़कर जा रही थी, वो प्लेन में बैठती है। तभी एक एयर होस्टेस उसके पास आती है। जब एयर होस्टेस उससे बात करती है, तब उसकी दोस्त की आत्मा वहीं थी। फिर प्लेन चलने लगता है। वहाँ माजू एयरपोर्ट में बैठकर कैंग का इंतजार कर रहा था। वो अनाउंसमेंट को सुनता है, कुछ खराबी के कारण हमारा प्लेन वापस आ रहा है। और वो उसी प्लेन की बात कर रही थी जिसमें कैंग जा रही थी। जब माजू ये सुनता है तो बहुत खुश होता है। अब जब वो कैंग को देखता है तो उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन कैंग उसे ऊपर देखने के लिए कहती है, जहाँ उसकी दोस्त की आत्मा खड़ी थी। वो कहती है कि तुम अब भी मुझे प्यार करते हो, क्योंकि इसके बारे में सोचो, वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहने वाली है। माजू हाँ कहता है, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो एक दूसरे के करीब आए और बहुत खुश थे, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।